देखिए बेटा, आज की क्लास में आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 3, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है। अब बेसिकली ये जो चैप्टर है बेटा, अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर की, ये जो चैप्टर है बेटा आपका किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है पहले ये समझते हैं। अकाउंटिंग के अंदर सबसे ज्यादा जो थ्योरेटिकल चैप्टर इंपॉर्टेंट है फॉर 6 मार्क्स, वो कौन सा चैप्टर है आपका? चैप्टर नंबर 3। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो किसी भी बच्चे का नहीं हुआ, चाहे वो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, मिड में आया या कभी भी आया, ये चैप्टर अभी तक हुआ ही नहीं है किसी का भी। ठीक है। लेकिन ये थ्योरी बेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना गया है। यहाँ अगर आप चैप्टर का नाम देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी तक जो भी आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा उसके बेसिक आने के रीजंस क्या थे, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या थे, उसके रिलेटिंग आपका ये चैप्टर काम करेगा। जैसे कि अगर हम पहली डेफिनेशन की बात करते हैं बेटा, यहाँ क्या लिखा है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किसे कहा जाता है? ठीक है। कहता द टर्म प्रिंसिपल हैज बीन डिफाइंड एज अ जनरल लॉ और रूल adopted or professed as a guide to action, a settled ground और basis of practice। ये हो गई बुक की लैंग्वेज। आपको एक सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ भैया। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है कोई भी ऐसा रूल, कोई भी ऐसी गाइडलाइन जिसके ऊपर हमारी अकाउंटिंग क्या करती है, पूरी की पूरी वर्क करती है। आप सबको एक कॉमन रूल लिखवाया गया था बेटा, उसका नाम था यहाँ पे क्या? क्लियर वाला। सबको लिखवाया गया जितने भी बच्चे बैठे हो, है ना। और उसमें क्या बोला गया था कि सर असेट्स और एक्सपेंस बढ़ने पे डेबिट होते हैं, घटने पे क्रेडिट होते हैं। तो क्या ये सर जो रूल है ये इंडिया में ही लगता है? नहीं, ये कैसे लगेगा? यूनिवर्सली लगेगा। ऑल ओवर वर्ल्ड में यही होता है कि अगर असेट्स बढ़ती है तो वो क्या होती है? डेबिट होती है, और घटेगी तो वो क्या होगी बेटा? क्रेडिट ही होगी। तो प्रिंसिपल का मतलब समझ आ गया? प्रिंसिपल का मतलब है वो रूल या गाइडलाइन जिसकी बेस पे आप क्या करते हो? अकाउंटिंग करते हो। जिन रूल्स की बेस पे आप अकाउंटिंग करते हो वो क्या कहलाते हैं आपके? एक तरीके से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। समझ आ गई सबको? ठीक है। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं। अब वो हो गए रूल्स, अब आते हैं कॉन्सेप्ट्स पे। कहता है दीज आर द फंडामेंटल assumptions and a propositions within which the accounting operate. These are generally accepted accounting rules on the basis of which financial transactions are recorded in the books of account and financial statements are prepared. देखो बेटा, ये एक फंडामेंटल एजम्पशन है। एजम्पशन का मतलब होता है मान्यताएं, यानी जिसकी बेस पे आप पूरा का पूरा अकाउंटिंग कर रहे हो। अब देखो बेटा, ये प्रिंसिपल और रूल्स में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं है। कॉन्सेप्ट्स भी वही है और प्रिंसिपल्स भी क्या है? वही है। प्रिंसिपल हो गया वो रूल जिसकी बेस पे आप अकाउंटिंग करोगे। कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या हो गया? वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जिसकी बेस पे हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग करेंगे। दोनों में डिफरेंस ज्यादा तो नहीं है। उसमें रूल्स फॉलो करने हैं, इसमें क्या फॉलो करने हैं? हमें कॉन्सेप्ट्स फॉलो करने हैं। अब सर कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं हमारे? ठीक है। अब कॉन्सेप्ट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखो सबसे पहले नीचे आएंगे हम यहाँ पे, ये देखिए, ये 6 मार्क्स में सबसे इंपॉर्टेंट आने वाला टॉपिक है, यहां ध्यान से देखना। क्वेश्चन है बेटा, द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। क्या है? द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, यानी कि सर वो एजम्पशंस या वो कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर हमारी अकाउंटिंग क्या करती है? पूरे तरीके से वर्क करती है। अब मेरे को ना पढ़ने से पहले मेरे को एक चीज समझाओ, ध्यान से सुनना बेटा। अगर मैं एक छोटा सा बिजनेस कर रहा हूं, एक एग्जांपल समझना। मेला देखा आपने? ठीक है। मेला मान लो अब क्या है हमारा, बेसिकली हम मान के चलते हैं नवरात्रे आए, 8 दिन का 9 दिन का मेला लगेगा। तो क्या वो जो 8-9 दिन का मेला लगेगा, जो वहां पे मेला लगा रहे हैं वो उसके लिए अकाउंटिंग प्रोसेस लगाएंगे? अकाउंटिंग प्रोसेस करा करेंगे, यानी वो रिकॉर्डिंग, लेजर, जर्नल, ये सब कुछ बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे सर? बताओ बताओ। सीधा सा लॉजिक है सर। एक तो वो छोटा मोटा काम है सर, दूसरा क्या है कि पता है 8-9 दिन बाद क्या होगा? वो खत्म हो जाएगा। मेन रीजन तो यही है कि सर हमें पता है कि वो 8-9 दिन का मेला है, 9 दिन बाद क्या हो जाएगा? वो मेला खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर सर हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? बेटा हम अकाउंट्स बनाते हैं गोइंग कंसर्न एजम्पशन की वजह से। गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या कहती है, इसको समझते हैं। गोइंग कंसर्न का मतलब है द कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न एज्यूम्स दैट बिजनेस विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड विल नॉट बी सोल्ड इन द नियर फ्यूचर। क्योंकि अकाउंटिंग में हम ये मान के चलते हैं कि जो आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है वो आने वाले लंबे समय तक क्या रहेगा? कंटिन्यू चलता रहेगा। आने वाले समय में हम उसको बंद नहीं करने वाले। That is why it is also called the assumption of continuity। इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? assumption of continuity के नाम से भी जाना जाता है।
बेसिक से एग्जांपल समझो बेटा, ध्यान से सुनो। हम सब ने मिलके, ठीक है, एक बिजनेस स्टार्ट किया। कभी आपने किसी मुहूर्त पे गए हो दुकान के या किसी बिजनेस के और उसने ये कहा हो कि सर मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ और 2 साल बाद मैं इसे बंद कर दूंगा? सुनिए कभी ऐसी बात? कभी भी नहीं होता। यानी सर जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, होने के लिए वो चाहे 15 दिन बाद बंद हो जाए, वो बात अलग है। लेकिन जो बिजनेसमैन होगा, क्या वो कभी बिजनेस को ऐसे सोच के स्टार्ट करेगा कि मैं आने वाले समय में इसे बंद करने वाला हूं? नहीं। हर बिजनेसमैन क्या सोचेगा, मैं इस बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाऊंगा, इस बिजनेस को मैं क्या करूंगा, और ज्यादा ग्रो करूंगा। इसी रीजन से क्या बना हमारा ये गोइंग एजम्पशन बना। इस गोइंग एजम्पशन की वजह से ही क्या करते हैं हम, हर साल क्या बनाते हैं, अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। समझ आ गया गोइंग कंसर्न क्या है? अभी पूछूंगा अभी मैं बताने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा कंसिस्टेंसी अजम्पशन। क्या आता है? कंसिस्टेंसी अजम्पशन। इसको पढ़ने से पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता वो ध्यान से देखना। बेटा अकाउंटिंग के अंदर ना 2 टाइम पीरियड होते हैं। एक होता है बेटा मेरा कैलेंडर ईयर। क्या होता है? कैलेंडर ईयर वही होता है बेटा जो आपके कैलेंडर्स में होता है, यानी 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। एक होता है बेटा अकाउंटिंग के अंदर हमारा फाइनेंशियल ईयर। क्या होता है? फाइनेंशियल। बच्चे ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है ये 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्या होता है बेटा, ये खत्म होता है। समझ आ गई? अकाउंटिंग में जो हम टाइम पीरियड यूज करते हैं वो हम कैलेंडर ईयर यूज नहीं करते, हम कौन सा ईयर यूज करते हैं? फाइनेंशियल ईयर करते हैं। अब मैं जो आपसे पूछूंगा ना उसका आंसर देना है बस यस और नो में। बेटा हुआ क्या कि 2022 और 23 के अकाउंट तो मैंने बनाए कैलेंडर ईयर के हिसाब से। किसके हिसाब से? कैलेंडर ईयर। मतलब मैंने 1 जनवरी को अकाउंट शुरू करे और 31 दिसंबर को क्या कर दिया, मैंने अपने अकाउंट्स बंद कर दिए। फिर 2023 और 24 में मैंने अकाउंट्स बनाए फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। फाइनेंशियल ईयर का मतलब अब अगले साल मैंने अपने अकाउंट्स 1 अप्रैल को शुरू करे और 31 मार्च को खत्म करे। समझ आ गई यहां तक की कहानी? अब मेरे को सिर्फ यस और नो में आपने ये आंसर देना है कि जब मैं अगले साल 2024 और 25 में अगर चाहता हूं कि इन दोनों सालों के अकाउंट्स को आपस में कंपेयर करूं, तो क्या ये कंपेयर किए जाएंगे, हो सकते हैं या नहीं हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे सर, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दोनों में टाइम पीरियड ही क्या लिया है आपने, अलग अलग लिया है। तो यही हमारा कंसिस्टेंसी एजम्पशन समझाता है। कंसिस्टेंसी एजम्पशन ये कहता है कि अकाउंटिंग में जो फॉर्मेट, जो रूल, जो कॉन्सेप्ट आपने एक बार लगा दिया, कोशिश करो कि वो कॉन्सेप्ट लगातार चलता रहे, वो कॉन्सेप्ट बार बार चेंज ना हो। अगर आप बार बार चेंज करोगे तो आपको फ्यूचर में दिक्कत आएगी कि आप उसको कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड by the various users for making inter-period consumption, intra-firm। इंटर-पीरियड का मतलब होता है अलग अलग सालों को कंपेयर करने के काम आती है बेटा। फॉर मेकिंग इंटर-फर्म कंपैरिजन विद द अदर सिमिलर फर्म। भाई 2 तरीके का कंपैरिजन होता है। एक होता है बेटा हमारा इंटर-पीरियड, इंटर-पीरियड या इंट्रा-फर्म। मतलब अगर मान लो, ध्यान से सुनो, मारुति कंपनी है, उसकी एक गाड़ी है मान लो स्विफ्ट और एक है बलेनो। ठीक है, वो अपनी दोनों अलग अलग यूनिट को कंपेयर कर रही है, स्विफ्ट वाली यूनिट को भी और बलेनो वालों के भी। तो कंपनी तो एक ही है ना बेटा। तो इस तरीके के कंपैरिजन को क्या बोलेंगे? इंटरफर्म बोलेंगे। इंट्राफर्म का मतलब क्या है? जब मारुति अपने आप को कंपेयर कर रही है किससे? होंडा से। किससे कर रही है? होंडा से। यानी जब हम अपनी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी से कंपेयर करते हैं वो इंट्राफर्म बन जाता है। इंटरफर्म का मतलब जब हम अपनी कंपनी को ही अलग अलग पार्ट्स में कंपेयर करते हैं वो क्या बन जाता है? हमारा इंटरफर्म बन जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि जो कंसिस्टेंसी अजम्पशन है बेटा, वो हमें ये समझाता है कि जो भी आपने कॉन्सेप्ट है, जो भी आपकी गाइडलाइन है, वो कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आप बार बार उसे चेंज करोगे तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। समझ आ गई है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है बेटा आपका एक्रूअल एजम्पशन। क्या आता है? एक्रूअल एजम्पशन। कहता है एज पर द एक्रूअल एजम्पशन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड ऑफ देयर ऑकरेंस rather than when they are received or paid. Thus revenue is recorded when sales are made or service are rendered and not when cash is received.
देखो एक्रूअल बेसिस सबने पढ़ रखा है जो पुराने स्टूडेंट्स हैं। एक्रूअल बेसिस का एक बेसिक सा एग्जांपल जो आपको पढ़ाया था यहाँ पे देख लो क्या होता है। एक्रूअल बेसिस क्या कहता है बेटा, वो ये कहता है कि अगर मैंने 1 जनवरी को सामान बेचा है, 1 लाख रुपए की सेल करी है, और पेमेंट मेरे को जो इस पैसे की मिली है वो मिल रही है बेटा कब, 15 जनवरी को। यानी बेटा मैंने माल कब बेचा, 1 जनवरी को, पैसे कब मिल रहे हैं मेरे को, 15 जनवरी को। लेकिन एक्रूअल बेसिस ये कहता है कि हम एंट्री को तभी रिकॉर्ड कर लेंगे जिस टाइम मेरे पास से माल गया है, भले ही मेरे पास पैसे आए हैं, भले ही मेरे पास पैसे नहीं आए हैं। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, एक अच्छा बिजनेसमैन कभी भी देखना, देखो जो प्रॉपर दुकानें चला रहे हैं ना बेटा, आप वहां जाओगे ना, अगर आप उससे कोई सामान उधार में ले रहे हो तो वो आपको सामान देने से पहले कॉपी में लिखेगा। कभी भी नोटिस करना, वो कहेगा 1 मिनट रुक जाओ भैया, पहले वो लिखेगा फिर आपको सामान देगा। क्यों? क्योंकि अगर वो भूल गया तो उसका नुकसान है। तो एक्रूअल बेसिस क्या कहता है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन हुई है, आपके पास से अगर माल गया है, तो आप उसे तुरंत अपनी बुक में रिकॉर्ड कर लो, भले ही आपके पास पैसे बाद में आए या ना आए, वो बाद की बात है। लेकिन अगर कोई ट्रांजेक्शन हुई है तो हम उसे क्या करेंगे, उसी टाइम क्या कर लेंगे, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है। सॉरी। अब बेटा हमने 3 पढ़ी। पहली पढ़ी गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या समझाती है कि जो हमारा बिजनेस है आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में चलता चला जाएगा, इसी वजह से हम क्या करते हैं बेटा, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। दूसरा आया हमारा कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल या एजम्पशन, कंसेप्ट कह लो उसे। कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि जो रूल या जो गाइडलाइन आप फॉलो करते हो उसको आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करो, तभी आप आगे फ्यूचर में क्या कर पाओगे, कंपैरिजन कर पाओगे, अदरवाइज कंपैरिजन। इसके बाद क्या पढ़ा, एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस क्या कहता है कि ट्रांजैक्शन को आप उसी टाइम रिकॉर्ड कर लो जिस टाइम आपके पास से वो हुई है, भले ही आपको पैसा मिला है या नहीं मिला है। ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, द फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर। पहला आता है बेटा अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं ना कुछ एक प्रॉपर स्टोरी टाइप बता रहा हूं आपको, उसको ध्यान से सुनना। एक ए पर्सन है, उसने अपने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करी, और उस मनी को सर आपने बताया था कि हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है। ये कैपिटल गया कहां पे है बेटा, बिजनेस में गया है ना। किसमें गया है? एज पर अकाउंटिंग, ध्यान से सुनना, एज पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बिजनेस के लिए ये जो कैपिटल है ना, ये बिजनेस की क्या होती है, लायबिलिटी होती है। क्या होती है? क्योंकि बिजनेस ये मानता है कि जो मालिक ने बिजनेस को पैसा दिया है ना, बिजनेस के ऊपर वो क्या चढ़ गया, एक तरीके से उधार या कर्जा चढ़ गया। ये तो हो गई नॉर्मल टर्म्स की बात। लेकिन सर ऐसा माना क्यों जाता है? क्योंकि अगर नॉर्मल इंसान सोचेगा जो अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहा, मान लो आपके पेरेंट्स है बेटा, वो तो अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे ना, अगर किसी भी नॉर्मल इंसान से आप बात करोगे, उससे पूछोगे कि क्या सर बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग होता है, क्या आंसर आएगा? नहीं भाई, एक ही तो होते हैं। भाई दुकानदार और दुकान अलग अलग होती है, सबका आंसर क्या आएगा सर? नहीं, एक ही होती है। नॉर्मल लैंग्वेज में तो यही होता है, लेकिन सर अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो बिजनेस है और बिजनेस का ओनर है, बोथ आर सेपरेट, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है। वो किस कॉन्सेप्ट की वजह से होते हैं सर? अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल की वजह से होते हैं। पहले पढ़ते हैं फिर एग्जांपल समझाता हूं आपको। कहता है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। सर जो बिजनेस होता है वो अपने ओनर से क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है, सेपरेट होता है। द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का मतलब भी क्या होता है बेटा, ओनर ऑफ द बिजनेस इज कंसिडर्ड एज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। ओनर को क्या माना जाता है बिजनेस में? क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? जिसका पैसा मेरे को देना है, जिसका पैसा मेरे को देना है। टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल, जितना उसने मेरे को कैपिटल दिया है उतने से मेरे लिए वो क्या बन जाता है, क्रेडिटर बन जाता है, कि फर्म को उसका पैसा वापस देना है। हिज कैपिटल इज कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी ऑफ द फर्म सिमिलर टू द बोरोइंग्स फ्रॉम द आउटसाइडर। कहता है जिस तरीके से मैं बैंक से लोन लेता हूं ना बेटा, वो मेरी लायबिलिटी होती है, उसी तरीके से जो मैंने मालिक से कैपिटल लिया है वो भी मेरी क्या है, लायबिलिटी ही है।
अब ऐसा है क्यों, ये समझते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, पुराने बच्चों को याद भी आएगी ये चीज। मैंने आपको इसमें 2 एग्जाम्पल दिए थे। पहला एग्जाम्पल दिया था रिलायंस फ्रेश का। रिलायंस फ्रेश का एग्जाम्पल क्या था बच्चे, भैया रिलायंस फ्रेश किसकी यूनिट है, रिलायंस कंपनी की है, ठीक है। रिलायंस कंपनी का ओनर कौन है सर, अंबानी है। अब आप रिलायंस से लेके आए फ्रूट, फ्रूट निकल गए खराब, तो आप रिलायंस फ्रेश के पास जाते हो या अंबानी जी को फोन लगाते हो, क्यों ऐसा क्यों करते हो भाई, कंपनी तो उसकी थी, नहीं जाओगे ना, क्यों, क्योंकि अंबानी जी अलग है, रिलायंस फ्रेश। पहला एग्जाम्पल क्लियर हुआ। फिर दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया था, अगर हम दिल्ली में बिजली की बात करते हैं वो आती है बीएसईएस से। बीएसईएस किसके अंडर है, रिलायंस के अंडर है, उसका ओनर कौन है, फिर से अंबानी है। अब भैया आपके घर की लाइट चली गई, किसे फोन करते हो, कर लिया करो अंबानी जी को, भैया आप एक ही कंपनी है, एक ही है, ऐसा नहीं होगा। ये चीज समझ आ गई, तो यहां से क्लियर होता है सर ओनर अलग है, बिजनेस। और एग्जाम्पल समझो, फिर मैंने एग्जाम्पल दिया था उनके घर में होने वाली शादियों का। मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था बेटा, कि अगर कभी भी अंबानी के घर में शादी होती है तो न्यूज की हेडलाइन या सोशल मीडिया की जो हेडलाइन होगी वो क्या होगी, मैरिज इन अ अंबानी हाउस, ना कि ये होगी मैरिज इन अ रिलायंस। ऐसे तो नहीं होगी ना, क्यों, क्योंकि बेटा उन्हें भी पता है अंबानी फैमिली अलग है और अंबानी से चलने वाले बिजनेस क्या है बेटा, वो अलग है। समझ आ गया एग्जांपल अच्छे से, तो सर इससे हमें सिंपल क्लियर हो गया कि ओनर और बिजनेस दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो जो ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है वो बिजनेस की क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। क्लियर। अब मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ये बेटा जितने बच्चे बैठे हो सबको पहली डेफिनेशन बताई थी मैंने अकाउंटिंग की। उस अकाउंटिंग की डेफिनेशन में बोला था, वी रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी अकाउंटिंग में बेटा मैं सिर्फ वही ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड कर सकता हूं जिसको मैं किसमें नाप सकता हूं, पैसे में मेजर कर सकता हूं। वही मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल है। क्या कहता है ये, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल only those transactions are recorded in the books of accounts which can be measured in terms of money. For example, sale of goods 1000, purchase of goods from Ram 5000। अब आप इतना अकाउंट्स कर चुके हो, अगर मैं आपको सिंपल सी बात कहूं, यहाँ पे एक एंट्री लिखी है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, और यहाँ से मैं ये 5000 रुपए हटा दूं, क्या करोगे इस एंट्री का, कर पाओगे कुछ, करेंगे क्या सर, हिसाब किताब ही नहीं बैठेगा। यानी कि सर उसकी मॉनेटरी वैल्यू पता होना क्या है मेरे को जरूरी है। अगर उसकी मॉनेटरी वैल्यू मेरे को नहीं पता तो उस ट्रांजेक्शन को मैं इवन रिकॉर्ड तक नहीं कर सकता। रिकॉर्ड किस बेस पे करूंगा, क्योंकि मेरे को वैल्यू नहीं पता उसकी। ठीक है, तो अब क्या आया दूसरा, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, यानी अकाउंटिंग में सिर्फ वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी बेटा जिसको किसमें मेजर किया जा सकता है, पैसे में मेजर। अब इसके बाद आता है बेटा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अभी मैंने आपको बेटा बताया था, देखो सुनो मेरी बात, इसको पढ़ने से पहले एक समझ लो स्टोरी। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बना क्यों, मैंने अभी आपको बताया कि सर हमारा ना एक फाइनेंशियल ईयर होता है, या फिर हम उसे अकाउंटिंग ईयर भी कहते हैं, जो कि 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। सर यही डेट क्यों आई कि 1 अप्रैल को शुरू हो गई 31 मार्च को खत्म हो रहा है, और सर 12 महीने का ही क्यों टाइम लिया गया, क्या हम इसे 4 महीने में भी बना सकते हैं, क्या हम इसे 3 महीने में भी बना सकते हैं, क्या मंथली भी बना सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ बेटा, आप कभी भी बना सकते हो। आप इसे मंथली बनाओ, आप इसे क्वार्टरली बनाओ, आप इसे 6 मंथ्स में एक बार बनाओ, वो आपकी मर्जी होती है। लेकिन जो हमारी अकाउंटिंग बॉडी है वो हमें क्या समझाती है, या जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इसको समझने से पहले एक चीज समझो। अगर आप 11th में आए हो, आपकी 11th अप्रैल 2024 में स्टार्ट हुई है, ये 31 मार्च 2025 से पहले पहले खत्म हो जाएगी, अगले साल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ये क्यों हो जाएगी, क्योंकि स्कूल का रूल है कि एक साल में 2 एग्जाम होने हैं, फर्स्ट टर्मिनल सेकंड टर्मिनल, और आप एग्जाम देके क्लियर कर लोगे तो आप 12th में आ जाओगे। अगर ये स्कूल ने रूल ना निकाला हो तो आप में से कई होनहार बच्चे 5-5 साल 11वीं करेंगे आराम से बैठ के, होगा ना, जिसका जब मन करेगा पेपर देगा, करना है कर लेंगे सर, नहीं मन कर रहा अभी, पहली में ही पढ़ा 3 साल से, होगा ना, ऐसे ही कुछ होगा ना। क्योंकि अगर कोई सिस्टम नहीं है, कोई डेट नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से चलेंगे। इसी को देखते हुए अकाउंटिंग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या करा बेटा, एक टाइम पीरियड दिया कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में हर एक कंपनी को, हर एक इंडिविजुअल को क्या करना पड़ेगा, अपना अकाउंट गवर्नमेंट को शो करना पड़ेगा कि आपने पूरे साल में क्या किया है। समझ आई क्यों बना ये टाइम पीरियड। अब पढ़ते हैं,
कहता है एज पर गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, कह रहा है जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि एक गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल होता है, लाइफ ऑफ द बिजनेस इज फेयरली लॉन्ग। हम मान के चलते हैं कि हमारे बिजनेस की लाइफ क्या है, बहुत लंबी है, 10 साल 20 साल 15 साल, ठीक है। द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैन नॉट वेट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टिल द सेल ऑफ द बिजनेस और वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस। तो इसका मतलब ये तो नहीं है बेटा जो अकाउंट बना रहा है वो वेट करेगा जब बिजनेस बंद होगा एक ही बार अकाउंट मेंटेन कर लूंगा, ऐसा हो सकता है? भैया एक कंपनी 20 साल पहले चालू हुई थी, आज वो बंद होने जा रही है, अब वो 20 साल बाद ये कहता है कि भैया आज मैं अकाउंट बनाऊंगा, देखूंगा 20 साल में मैंने क्या प्रॉफिट कमाया क्या लॉस कमाया। हो सकता है? पॉसिबल है सर, याद ही नहीं रहेगा, है ना। तो इसीलिए क्या करा गया, मोर ओवर दिस इज नॉट फीजिबल प्रीपोजिशन एज मैनी यूजर्स लाइक मैनेजमेंट, banker, financial institution and creditor require accounting information at a regular interval so that they may take a appropriate decision on timely basis। कहता है जो बैंक है, मैनेजमेंट है, उसको तो क्या चाहिए होता है बेटा, टाइमली चाहिए होता है अकाउंट्स, जिससे कि वो अपने बिजनेस को क्या कर सके, मैनेज। अब इसको ऐसे समझो, आपको 1 साल मिलता है 11th करने के लिए, आपका फर्स्ट टर्म क्यों लिया जाता है, ये दिखाने के लिए कि आपने अभी तक क्या तैयारी करी है। फिर आपके यूटी क्यों लिए जाते हैं, ये देखने के लिए कि भैया आप किस स्टेज तक तैयारी कर चुके हो, फाइनल टर्म के लिए तैयार हो या, है ना। तो उसी तरीके से हर साल अकाउंट क्यों बनाया जाता है, ताकि जिस बिजनेस का आप अकाउंट बना रहे हो उसको ये पता रहे कि भाई हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या मेरा बिजनेस लॉस में चल रहा है, इस बिजनेस को मेरे को आगे कंटिन्यू करना है या इस बिजनेस को मेरे को बंद करना है। ये पता कब चल पाएगा बेटा, जब वो अकाउंट्स बनाएगा और टाइमली बनाएगा। आ गया समझ? क्लियर है? पक्का? पक्का? चलो अभी पूछेंगे। इट इज देयरफॉर ऑल द बिजनेस शुड प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू नो द, वही चीज आ गई, इसीलिए बेटा सारे के सारे बिजनेस अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पता करने के लिए और फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए नॉर्मली ऑन ईयरली बेसिस क्या बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट, ये याद कर लेना 1 मार्क्स एमसीक्यू के लिए, कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग द अकाउंटिंग पीरियड इज 1 अप्रैल टू 31। ठीक है, 1 मार्क्स एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन से एक्ट के थ्रू आपका ये अकाउंटिंग पीरियड आया, तो कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो बेटा, आप 1 अप्रैल को इसको स्टार्ट करोगे और 31 मार्च को क्या करोगे, आप इसे फिनिश करोगे। अब यहां पे देखिए बेटा, अब एक प्रिंसिपल आता है आपका यहाँ पे, फुली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ठीक है, क्या आया देखो, इसके बाद आता है बेटा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर, किसने ऐसा सुना है घर से कि आप जब कोई सामान लेने जाते हो, महंगा सामान या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या कुछ भी कपड़े वगैरह, तो घर वाले आपको ये कह के भेजते हैं बेटा जा रहे हो ना तो बिल जरूर ले आना साथ में। क्यों कहा जाता है इस बिल को लाने के लिए? है वारंटी वगैरह मिलती है, ठीक है, और टैक्सेस का पता चल जाता है सर, एक्चुअल में जो प्राइस आया ना उसमें टैक्स कितना था, उसका प्राइस कितना था। और सर अगर मेरे को रिटर्न करने जाना है तो मेरे पास एक स्लिप होगी कि मैं इस तारीख को आपसे लेके गया था इसलिए मैं रिटर्न करने आ रहा हूँ। यानी बेसिकली अगर शॉर्ट में बात करूँ तो वो बिल किसका काम कर रहा है, एक प्रूफ का काम कर रहा है कि आप उस दुकान से सामान लेके आए हो, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने अपना एक सीए रखा हुआ है, मैं उसे कहता हूँ भैया हर साल मेरे अकाउंट्स बना दिया करो। मैं उनके पास जाता हूँ, सीए साहब को कहता हूँ कि भैया इस बार ना मेरा 5 लाख रुपए का खर्चा हो गया। तो सीए का सबसे पहला क्वेश्चन पता है क्या होगा मेरे से, कि सर जो वो 5 लाख रुपए का खर्चा हुआ है ना उसकी पर्चियां दे दो मेरे को, ताकि मैं रिकॉर्ड तो करूंगा ना, मेरे को तो अकाउंट में दिखाना पड़ेगा ना वो 5 लाख रुपए कहाँ पे खर्च के आए हो आप। आपने गाड़ी ली है, आपने फोन लिया है, कपड़े खरीदे, करा क्या उस पैसे का। और ऐसे ही अगर मैं कहूंगा सर मैंने इस साल 10 लाख रुपए कमा लिए, तो कहेगा भैया ट्यूशन फीस आई थी, हाँ जी, तो आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट दिखाओ। क्या दिखाओ? बैंक की स्टेटमेंट जिसमें बच्चों की फीस आई है। यानी कि बेटा अकाउंटिंग क्या कहती है, किसी भी ट्रांजेक्शन को अगर हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है तो हमें उसे पूरे तरीके से डिस्क्लोज करके दिखाना पड़ेगा। डिस्क्लोज का मतलब है उससे रिलेटेड सारे प्रूफ देने पड़ेंगे कि वो पैसा क्यों आया, कहां से आया। और अगर आपके पास उस ट्रांजेक्शन का प्रूफ नहीं है कि वो पैसा कहां से आया या कहां गया, तो वो कौन सी ट्रांजेक्शन बन जाएगी, आपकी इलीगल ट्रांजेक्शन बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी? वो जिसे हम नॉर्मल टर्म्स में क्या कहते हैं, ब्लैक मनी या 2 नंबर का पैसा। क्योंकि भैया अगर आपके पास किसी पैसे का प्रूफ नहीं है कि ये पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां से रहा है, वो कौन सा पैसा है, ब्लैक मनी है। समझ आ रही है? तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है
कि अकाउंटिंग में बेटा हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं जिसके बदले में हमारे पास क्या होता है, पूरा प्रमाण होता है या पूरे प्रूफ्स होते हैं, पढ़ते हैं। द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल requires that financial statement make complete, adequate and fair disclosure of all the information which is relevant and significant to the user of accounting services, जैसे कि इन्वेस्टर है, लेंडर का मतलब होता है बेटा जो उधार दे रहा है बेसिकली, क्रेडिटर भी वही है, रिसर्चर, गवर्नमेंट, रेगुलेटरी एजेंसीज। मतलब समझो, अगर कोई बिजनेस बैंक से लोन लेने जाएगा, क्या लेने जाएगा, इतना तो सबको पता है बैंक लोन देता है। अब बेटा जब बैंक लोन देता है, आप क्या हो, आप जा रहे हो घूमते घामते, आपने कहा यार एक ना फोन लेना है मुझे, एक एप्पल का 1 लाख रुपए का आएगा, दोस्तों के साथ थे, आप बैंक में घुस गए, जरा मेरे को 1 लाख रुपए का लोन दे देना भाई साहब, मेरे को 1 लाख रुपए का फोन लेना है, बैंक दे देगा? क्या देखेगा बैंक उस टाइम पे? सिविल स्कोर बोला इन्होंने, ठीक है ना, सिविल स्कोर देखेगा या आपके डॉक्यूमेंट्स देखेगा, ये देखेगा कि आपका उस बैंक में अकाउंट है या नहीं है ना, आपकी प्रोफाइल क्या है, आपके अकाउंट में कितना पैसा रहता है, कितना पैसा नहीं रहता, आप उसकी चीज के बदले में गिरवी क्या रख सकते हो वहां पे, अगर वो आपको लोन देता है। बहुत सारी कंडीशंस होती है ना बैंक की बेटा। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि जब भी आप कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो तो आपको उसको पूरे तरीके से सच्चाई से सामने वाले को बताना है, अगर आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है तो। लेंडर का मतलब कौन है बेटा, जो आपको उधार दे रहा है, तो आपको उसको सच्चाई बतानी पड़ेगी, भैया मेरी इतनी कंपनी है, इतना पैसा है। देखो सीधी सी बात है, बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, लोन लेना आपके लिए मेरे लिए आसान है या अंबानी के लिए आसान है? क्यों उसके लिए आसान है? बैंक उसे जल्दी लोन क्यों दे देगा हमारे कंपैरिजन में? क्योंकि सर उसके पास बहुत सारा पैसा है, बैंक को पता है इससे रिटर्न आने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। भाई ये तो बैंक की बात हो गई, आप अपने सर्कल में देख लो, सोसाइटी में देख लो, अगर कोई पैसे वाला किसी से पैसा मांगता है ना, उसे फट दे देते हैं। क्यों? पता है भैया इसके पास पैसा बहुत है, ये दे देगा। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस में है, अगर वो किसी के पास पैसे मांगने चले जाए, देगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है भाई इस पे पैसा है ही नहीं, ये देगा कहां से। तो सेम बैंक का होता है। तो इसलिए कहा गया है बेटा, फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है हर एक ट्रांजेक्शन को, हर एक चीज को हमें क्या करना होता है, पूरे तरीके से डिस्क्लोज करना होता है प्रूफ के साथ, ये ट्रांजेक्शन कैसे हुई है और क्यों हुई है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्पेशली लिख रहा हूं यहां पे। अब प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, पढ़ने से पहले कहानी सुनो, आपको इसी से समझ आएगा, ऐसे याद भी नहीं होंगी चीजें। हम सब एक बिजनेसमैन है, तो हमें बेटा अपने आने वाले प्रॉफिट्स के लिए तैयार रहना चाहिए या आने वाले लॉसेस के लिए तैयार रहना चाहिए? लॉसेस के लिए, पक्का? क्यों ऐसा? ठीक है आंसर, क्यों? देखो मैं बताता हूं भैया, प्रॉफिट क्या है, जो मेरे पास आना है, ठीक है। तो एक अच्छा बिजनेसमैन प्रॉफिट्स नहीं देखता, वो ये देखता है आने वाले टाइम में कोई लॉस तो नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया लॉस मेरे को अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरे को पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अगर कंपनी को लॉस हो गया तो मेरे को पैसा चाहिए होगा देने के लिए। लेकिन प्रॉफिट तो क्या है बेटा, मेरे पास आना है ना। कभी किसी ने देखा कि भैया मेरा ना अगले साल 1 करोड़ का प्रॉफिट होने वाला है ना, उसका इंश्योरेंस करा रहा हूं? नहीं कराएगा, है ना। मैं अभी 5 साल बाद एक गाड़ी लूंगा, मैं उसकी इंश्योरेंस करा रहा हूं, नहीं कराऊंगा। लेकिन जो मेरे पास प्रेजेंट में गाड़ी है, मैं उसका इंश्योरेंस कराऊंगा, अपना मैं मेडिक्लेम कराऊंगा, कराऊंगा ना। क्यों? क्योंकि इसके लिए तैयार हो रहा हूं मैं, आने वाले लॉसेस के लिए, कि भैया अगर मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो मेरा मेडिक्लेम होगा और मेरा इलाज क्या हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। गाड़ी का इंश्योरेंस होगा, गलती से एक्सीडेंट हो गया तो क्लेम मिल जाएगा, मेरी गाड़ी ठीक हो जाएगी। समझ आ रहे हो? तो इसका मतलब भी क्या है, एक नॉर्मल इंसान भी किसके लिए तैयारी करता है बेटा, लॉसेस के लिए तैयारी करता है, प्रॉफिट्स के लिए तैयारी। ठीक है। अब पढ़ते हैं इसको। कहता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, इफ द मैनेजमेंट एंटिसिपेट लॉस, प्रोविजन शुड बी मेड फॉर द लॉसेस। कहता है अगर मैनेजमेंट को लगता है कि आने वाले टाइम में कोई लॉस होने वाला है, तो वो उसके लिए क्या करेगा बेटा, पहले से प्रोविजन बना लेगा, पहले से पैसा अलग निकाल के रख देगा। ठीक है। बट इफ एंटिसिपेट प्रॉफिट, लेकिन उसे ये लगता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है, इट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अनलेस इट रियलाइज्ड। कहता है उस प्रॉफिट को वो बुक्स में तब तक नहीं लिखेगा जब तक वो पैसा उसके पास आ नहीं जाता। देखो जो बड़े थे हमारे, जो बुजुर्ग रहे हैं, उनकी एक कहावत होती थी
कि पैसा वही अपना है जो अपनी जेब में है। अगर मैं यहाँ पे बैठ के कह रहा हूँ ना भैया मुझे 10 लाख उससे लेने हैं, 5 लाख उससे लेने हैं, 50 लाख उससे लेने हैं ना, है तो नहीं, तो वो तुम्हारा नहीं है क्योंकि अभी तुम्हारे पास है ही नहीं। लेकिन तुम्हारी जेब में अगर 50,000 रखे हैं तो वो तुम्हारे हैं। तो सेम वही है कि जो प्रॉफिट है हम उसे बुक्स में तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो हमारे पास आ जाएगा, उससे पहले बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन जो लॉसेस हैं उस लॉसेस के लिए हम क्या करेंगे बेटा, पहले से तैयारी कर लेंगे, प्रोविजंस बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा कोस्ट और हिस्टोरिकल कोस्ट प्रिंसिपल। अब कोस्ट और हिस्टोरिकल कोस्ट होता क्या है ये समझते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू द कोस्ट कॉन्सेप्ट assets are recorded in the book value of accounts at their purchase price। कहता है कोस्ट कॉन्सेप्ट ये समझाता है कि असेट्स को बेटा हम उसके परचेज प्राइस पे अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, मतलब विच इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन फॉर मेकिंग द असेट्स रेडी टू यूज। इसको समझने से पहले यहां समझिए, आपने एक फ्रिज खरीदा, 20,000 का फ्रिज था, 2,000 आपका रिक्शे वाले ने ले लिया बेटा, ठीक है। 1,000 रुपया इलेक्ट्रीशियन आया, उसने बोर्ड लगाया, उस फ्रिज को स्टार्ट किया, टोटल कितना हो गया। अब आपसे कोई रिश्तेदार आ गया घर में सडनली, उन्होंने आते ही पूछ लिया बेटा फ्रिज कितने का पड़ा आपको, तो आप क्या बोलोगे कि मेरे को 20 का पड़ा है या मेरे को 23 का पड़ा है। 20 का पड़ा तुम्हें, 23 का पड़ा ना भाई। पैसे कितने गए आपके पास से, फ्रिज चालू कब हुआ आपके घर पे आके, 23,000 देने के बाद या 20,000 देने के बाद। भैया ऐसे तो नहीं है ना कि फ्रिज लाए, दुकान के बाहर ही खड़ा कर लिया और वहीं चला लिया, मैंने ले लिया फ्रिज, मुबारक हो मम्मी यहाँ पे आके बर्फ जमा दिया करो और घर ले जाया करो, ऐसे तो नहीं करोगे। फ्रिज तो घर ही लेके आओगे अपने, ऑब्वियस सी बात है ना। तो बेटा जब कोई आप चीज लेते हो उसके रेडी टू यूज का मतलब जब तक वो चीज चल नहीं जाती उस पर जो भी आप खर्चा करोगे ना वो किस में ऐड हो जाता है, उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो अब अगर कोई आपसे पूछेगा तो फ्रिज कितने का पड़ा सर, हमें 23,000 रुपए का पड़ा, समझ आई। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या कहता है, यहाँ पे पढ़ो, एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल, अ मशीनरी इज परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 40 लाख। मैंने 40 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी, 20,000 रुपए पे करे मैंने ट्रांसपोर्टेशन पे और 10,000 रुपए मैंने लगाए उसकी इंस्टॉलेशन यानी उसे चालू करने में, तो मेरे को कितने की पड़ी, 40,30,000 रुपए की। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या कहता है, सपोज करो यहां पे देखना बेटा 2023 में मैंने मशीन ली थी 40 लाख की, 2024 में मैं अकाउंट बना रहा हूं, उस टाइम पे अगर मैं ये मशीन लेने जाता हूं तो हो सकता है उसकी वैल्यू कितनी हो, 50 लाख। में महंगाई बढ़ती है ना, तो हो सकता है वो 50 लाख की हो गई हो। लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट कहता है कि आप अपनी बुक्स में किसी भी असेट्स को उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे जितने में आपने उसको खरीदा था। तो मैंने खरीदा कितने में था उसे, 40 लाख में खरीदा था, तो मैं रिकॉर्ड भी कितने में करूंगा बेटा, 40 में ही करूंगा। भले ही वो 50 की हो गई हो, भले ही अब वो 35 की हो गई हो, उससे मेरे को कोई लेना देना। मैं ये देखूंगा कि मेरे को कितने की पड़ी थी, मेरे पास कितने की आई थी, उस रेट पे क्या करूंगा मैं अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड। समझ आ रहा है। देखो नाम ही क्या है इसका, हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब जिस कॉस्ट पे मैं खरीद के लाया था। आ गई समझ, ठीक है।